अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ओवैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। नेतन्याहू के घर पर हिजबुल्लाह का ड्रोन हमला। हमास का अगला रहनुमा कौन होगा? बाइडेन ने ईरान इसराइल जंग बंदी का इंदिया दे दिया। उर्दून की जानिब से हमला, इसराइल का दावा। चंद कतरे पेट्रोल की खातिर 150 अफराद जान से गए। बर्तानिया में अपनी जान लेने का कानून पास होगा या नहीं? और फीफा की मुनाफिकत, इस्राएली टीम पर पाबंदी का मामला खटाई में। जी, ये थी हेडलाइंस और अब नजर डालते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर। और ये खबर है हक और बातिल के दरमियान मार्के की। और इस मार्के में आज एक ऐसा वाकया हुआ है जिसने पूरे इसराइल को हिलाकर रख दिया है। और इस वक्त पूरा इसराइल बशमूल इसराइली फौज के और इसराइली वजीर आजम के, वो सब डरे हुए हैं। और इस डर की वजह क्या है ये मैं आपको बताता हूं। इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू के घर पर ड्रोन हमला कर दिया गया है हिजबुल्लाह की जानिब से। वो जालिम और सफाक शख्स जो कि इस वक्त इसराइल का वजीर आजम है, जो कि इस वक्त जुल्म का महवर है, जिसका ख्याल बल्कि खाम ख्याली ये है कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है और वो फलस्तीनियों पर जितना चाहे जुल्म कर सकता है। आज उस शख्स का गुरूर टूटने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। हिजबुल्लाह ने तेल अवीव के शुमाल में वाक़े सिज़िरिया में 115 रॉकेट दाग दिए, जिसमें इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की ज़ाती रिहाइशगाह को भी निशाना बनाया गया। इसराइली वज़ीर आज़म के तर्जुमान के मुताबिक नेतन्याहू और उनकी अहलिया ड्रोन हमले के वक्त घर पर मौजूद नहीं थे। इस हमले में एक शख्स हलाक और 9 जख्मी हुए। आज नेतन्याहू को अपनी मौत नजर आ गई होगी। आज उसके दिल में मौत का खौफ बैठ गया होगा और आज के बाद वो हकीकी मानों में एक डरपोक शख्स होगा। इसराइल ने अगले किसी हमले के पेश नज़र सिज़िरिया में अब जंगी जहाज और हेलीकॉप्टर भी तैनात कर दिए हैं। यह हमला इसराइल को एक वाज़े पैगाम है कि जंग अभी रुकी नहीं है। तुम कितने ही इस्माइल हानिया शहीद कर दो, कितने ही याहिया सिनवार शहीद कर दो, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ मज़ाहिमत जारी रहेगी। 1 साल के अरसे में इसराइल हमास और हिजबुल्लाह के बड़े रहनुमाओं इस्माइल हानिया, हसन नसरुल्लाह, हासिम सफ़ीउद्दीन, इब्राहिम कुवैसी, मोहम्मद अल ज़ैफ, मरवान ईसा और कई सरकर्दा रहनुमाओं को शहीद कर चुका है। लेकिन जुल्म और कुफ्र की मुज़ाहिमत और अल कुद्स की हिफाजत के लिए ये तमाम मर्द मुजाहिद जान का नजराना पेश करने से न घबराए और न ही उनके पीछे रह जाने वालों के जज्बे और हौसले को मात हुई। हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू के घर को निशाना बनाकर साबित कर दिया है कि अगर तुम हमारे रहनुमाओं तक पहुंच सकते हो तो हम भी कहीं से भी तुम्हें निशाना बना सकते हैं। दूसरी जानिब याहिया सिनवार की शहादत के बाद हमास ने भी वाज़े पैगाम दे दिया है कि जब तक गज़ा पर जारहियत बंद नहीं होती, इसराइली अफवाज मुकम्मल तौर पर वापस नहीं जाती और इसराइल में कैद फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा नहीं किया जाता, तब तक इसराइली कैदियों को भी रिहा नहीं किया जाएगा और तब तक जंग जारी रहेगी। अमीर कतर तमीम बिन हमद अल सानी की वालदा शेखा मौज़ा बिन नासिर ने याहिया सिनवार की शहादत पर उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि याहिया नाम का मतलब है वो जो जिंदा है। उन्होंने उसे मुर्दा समझा है लेकिन वो जिंदा है। अपने नाम याहिया बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम की तरह वो जिंदा रहेगा और वो दुश्मन ख़त्म हो जाएंगे। अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने भी उनकी शहादत पर इज़हार ताज़ियत करते हुए कहा है कि अल्लाह की राह में शहादत हर मुसलमान और मुजाहिद का सबसे बड़ा ख्वाब है। उन्होंने मज़ीद कहा कि काबिज़ इसराइलियों को ये नहीं भूलना चाहिए कि कायदीन की शहादत से दुश्मन के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद कई गुना बढ़ जाती है। याहिया सिनवार की शहादत के बाद हमास की सरबराही की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? ये है एक बहुत बड़ा सवाल कि अब याहिया सिनवार के बाद का सरबराह कौन बनेगा। इस हवाले से हम आपके सामने कुछ नाम पेश करते हैं और कुछ उन लोगों के बारे में बताते हैं कि जो कि प्रोबेबल सक्सेसर्स हैं याहिया सिनवार के। याहिया सिनवार के बाद अब जो लोगों
के नाम सामने आ रहे हैं। उनमें सबसे पहला नाम है याह्या सिनवार के भाई मोहम्मद सिनवार का, जो कि लीडर हैं इज़्ज़ुद्दीन अल कासिम ब्रिगेड के। और ये मोहम्मद सिनवार जो हैं वो इस वक्त हमास की लीडरशिप के लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं। 7 अक्टूबर समेत इस्राएली फ़ौज पर मुतअद्दिद हमलों में वो अपने भाई के शाना बशाना रहे और तमाम मिशंस में उनके साथ होते हैं। 49 साल उनकी उम्र है और हमास की जो मिलिट्री ब्रांच है उनके सबसे सीनियर कमांडर्स में ये शामिल हैं मोहम्मद सिनवार, और इजराइल को मतलूब कमांडर्स की लिस्ट में भी वो शामिल हैं। अगला नाम हमास के मुज़ाकरातकार और गज़ा में तंजीम के सरबराह खलील अल हया का है। ये करंट डिप्टी चेयरमैन है हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के। तो ये भी एक बहुत बड़ा और अहम नाम है और इन्होंने मिस्र और कतर में गज़ा जंगबंदी के हवाले से बड़ा अहम किरदार अदा किया था और बड़ा किलीदी किरदार था इनका इस पूरे मामले में। और ये खलील हया जो हैं वो याह्या सिनवार के करीबी साथी और उनके नायब समझे जाते हैं। अगला नाम है मोहम्मद इस्माइल दरवेश का। ये हमास की शूरा काउंसिल के चेयरमैन हैं और इन्हें जो है वो अबू उमर हसन के नाम से भी जाना जाता है। ये भी मुमकिना लीडरशिप के लिए अहल समझे जा रहे हैं। इसके बाद अगला नाम है मूसा अबू मरजूक का, जो कि हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के फर्स्ट चेयरमैन थे, पहले चेयरमैन थे। 1992 से 1996 तक ये चेयरमैन रहे हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के, और इनका नाम भी लिया जा रहा है कि ये अब अगले लीडर होंगे हमास के। इसके बाद अगला नाम है खालिद मशाल का, जो कि हमास के चीफ रहे 2004 से लेके 2017 तक। खालिद मशाल इनका नाम भी सामने आ रहा है और ये एक बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं। और इसके अलावा अगला जो नाम है खालिद मशाल के बाद वो है हसाम बदरान, जो कि इस वक्त रिप्रेजेंटेटिव हैं हमास के, और 58 साल इनकी उम्र है हसाम बदरान की। और ये अवाम में काफ़ी ज़्यादा मकबूल लीडर हैं ये भी। तो ये भी एक ऐसा नाम है जो कि हमास की लीडरशिप के लिए लिया जा रहा है। अब इनमें से कौन ऐसा है जो कि हमास का लीडर साबित होगा, जो लीडर बनेगा, ये कुछ अरसे में हमें पता लग जाएगा। लेकिन इससे ये बात ज़रूर सामने आती है कि इन लोगों के पास लीडरशिप की कमी नहीं है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं अमरीकी सदर जो बाइडन की। जी, अमरीकी सदर जो बाइडन ने एक बयान दिया है, एक अहम बयान है, और इस बयान में उन्होंने बुनियादी तौर पर जो इस वक्त एक टसल सी चल रही है इज़राइल की और ईरान की, जो टसल चल रही है उसके हवाले से उन्होंने ईरान और इज़राइल के दरमियान जंग के इम्कान को रोके जाने का इशारा दिया है। गैर मुल्की खबर जो मीडिया है उसके मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन ने बर्लिन में जर्मनी, फ्रांस और बरतानवी क़यादत से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि इसराइल और ईरान के दरमियान जंग के इम्कान को रोका जा सकता है अगर इस तनाज़े को कुछ देर के लिए ख़त्म कर दिया जाए और इसके इम्कानात मौजूद हैं। तो ये चीज़ उन्होंने कही और ये एक ज़ाहिर है एक बड़ा अहम बयान है। अब इस बयान के बाद क्या ये मामला किस तरफ जाता है, इस पर बात होनी चाहिए। आखिरी खबर हम आपको देते हैं जी नाइजीरिया से। नाइजीरिया में एक ऑयल टैंकर का धमाका हुआ और उस ऑयल टैंकर धमाके में 150 से ज़ायद अफराद हलाक हुए। मामला क्या था? ये एक ऑयल टैंकर था और नाइजीरिया की रियासत है जगावा, उसमें पीर की रात ऑयल टैंकर को एक हादसा पेश आया। उसके बाद लोग वहाँ पर जैसे जमा हो जाते हैं तेल इकट्ठा करने के लिए कि भाई मुफ्त का तेल है तो जमा करो। अब जब शहरी ऑयल टैंकर से तेल जमा कर रहे थे तो इसी दौरान एक बड़ा धमाका हुआ और उसकी वजह से 150 से ज़ायद लोग जो हैं वो हलाक हो गए। नाइजीरिया के नायब सदर काशिम शटेमा ने इस वाक़े पर अफसोस का इज़हार किया और ईंधन की नकलो हमल के हिफाजती प्रोटोकॉल्स का जायज़ा लेने का भी कहा है। लेकिन अब देखते हैं कि ये जायज़ा लिया जाता है और इम्प्लीमेंट होता है या नहीं होता, क्योंकि हमें अपने मुल्क में तो इस तरह के वाक़यात बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं कि ट्रक्स उलट जाते हैं और उनमें से जो है वो ऑयल बह रहा होता है, लोग वहाँ से ऑयल लूट रहे होते हैं और इसी वजह से लोगों के साथ बड़े हादसात पेश आते हैं। बहरहाल ये तो थी कुछ खबरें सारी दुनिया से। अब एक छोटा सा वक्फा लेना है, वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। यह है वर्ल्ड वाइज, हमारे साथ रहिएगा। Welcome back after the break. This is Worldwise, and now let's move to the UK where a big debate is starting.
This debate is about whether letting people choose to end their own life or not. To die or not to die, that is the question. Throughout the UK, current laws prevent people from asking for medical help to die. Euthanasia is illegal under English law and is considered manslaughter or murder. To encourage or assist a suicide is also illegal. Similar laws exist in Northern Ireland and Scotland. But now, proposals to give terminally ill people in England and Wales the right to choose to end their life have been introduced in the Parliament. A separate bill is already under discussion in Scotland. Labour MP Kim Leadbeater's terminally ill adults end-of-life bill would give terminally ill people in England and Wales the right to end their life. The bill would have to be approved by MPs and peers before it becomes law. In 2015, MPs rejected a bill on the same issue. This current bill will be debated in the House of Commons next month. It is a big debate, and today in our show we are pleased to be joined by Dr. Gordon MacDonald, the CEO of Care Not Campaign, who says that this bill is dangerous and disappointing. Let's try to understand why. Hello, Dr. Gordon. Welcome to the show. Hello. How are you? Thank you for giving us your time. First of all, can you please explain a little bit for our audiences what exactly does this bill propose and what is the government trying to do? Well, it's a private member's bill, so it's an individual member. The government is neutral on it and will allow MPs to have what's called a free vote, where they can vote according to their conscience. But what the bill proposes is that people who are deemed to be terminally ill, where a doctor has said that they have an illness that will lead to their death. We don't know within what time frame at the moment. It might be 6 months, it might be 12 months. Would be given assistance by the doctor to end their life. And we expect that there will be a High Court judge involved as well. We haven't actually seen the bill yet. It hasn't been published. We've just got the proposal and the title. But, you know, the basic problem is that doctors can't give an exact prediction on how long people will have to live. I had a colleague whose father was diagnosed with terminal illness and given 6 months to live, and he lived for 11 years. Yes. So, you know, this is not an exact science, and it's easy for people who want to change the law to make all sorts of assurances. But the reality is there are no assurances in relation to this area, and in fact, what we should be doing is caring for people rather than helping them to end their lives. Okay, so you've been campaigning against this thing since a very long time. So can you tell me why exactly is this bill dangerous in your opinion, and what will be its implications and how can it be misused? Well, I think there's a number of issues. One issue is that many people who have a terminal illness are depressed. It's understandable that depression is associated with terminal or chronic illness. And so there's an immediate question as to whether or not we're addressing the issues of depression and that's being treated or not. That's not the case in places like Oregon and Canada. You know, in Oregon, only 1% of those who have an assisted suicide are referred for a psychiatric evaluation and support, and probably 25% of them at least are depressed. So there's a huge gap there in terms of care for people's mental health when they're struggling with terminal or chronic illness. And then secondly, you've got to say, well, who will this law apply to? How will it be expanded? So, you know, if your basis upon which you're legislating is individual choice or personal autonomy, then why would you limit it just to people who are terminally ill when other people might be suffering more? So there is a logic for expansion, and we've seen that in Canada. In Canada, the law was introduced as a result of a court case. It was meant to be just for people who were terminally ill, only for a very small number of people. They said it wouldn't be as bad as the Netherlands, but actually what has happened is the law has expanded rapidly. They brought in a broader law, so it now applies not just to people who are terminally ill, but people who have got any form of irremediable suffering. From 2027 it will apply to people who are just have mental health problems. And you know, that's what's happened in Canada, and we've seen the numbers increase from 1,000 in the first year to over 15,000 such deaths last year. If you take the Netherlands, where you know there has been a euthanasia law in place for many years now, for 20 odd years now, you know, 8,000 people, over 8,000, 8,500 people had their lives ended by euthanasia last year. But an awful lot more people actually were just sedated with heavy doses of sedation and left to dehydrate or starve to death.
25% of all deaths in the Netherlands are intentionally caused by the doctor now. That's an appalling statistic and an awful way for medicine to have developed in the Netherlands, and yet seems to be little soul searching within the Netherlands as to why they're doing what they're doing. So basically it's become an ethical dilemma, and I think that's the reason why the Archbishop of Canterbury has said that this is also dangerous and this would lead to a slippery slope. Absolutely, and you know, the slippery slope can take various forms. It can be in terms of the escalation in numbers, which happens in every jurisdiction in the world, or it can be in terms of legislative change, as has happened in Canada, or it can be in reinterpreting the definitions that have been established in laws, as happened in Oregon. So, for example, in Oregon now, although it still applies to terminal illness has been redefined to include people who refuse treatment, where it might lead to their death. So there have been cases of people with anorexia, for example, eating disorders, who have been given assistance to end their lives. Now, clearly that's a mental health problem, but it has a physical outcome, and so because of that, they've deemed it to be terminal illness. But that's just not what was ever expected or intended when the law was introduced, but that's what has happened there now. Okay, so what would be the solution? Like, you see, there are so many people who are terminally ill, and what can be done in their case to help them? Because if you consider religion says it's fate and they have to live with it. But what other options do we have? Well, I think we need to look at improving palliative care. I mean, palliative care is very good in the UK, but there's still huge gaps. 1 in 4 people with cancer don't get all the palliative care needs that they have met. Especially, you know, out of hours or in the community. Hospices are underfunded in the UK, you know, and the UK is probably the best in the world. There's a need for palliative care, you know, to be developed as a core part of healthcare all over the world, actually, but particularly in the UK. And if you do properly fund palliative care, there are 2 benefits. One benefit is clearly for the patients who have their physical, but also their spiritual and emotional needs addressed. Mm-hmm. And often that helps with any suffering and relieves any suffering in the vast majority of cases. But there's also a second benefit, which is that it actually saves money in healthcare budgets, because what you don't have is unnecessary hospital admissions and all the costs that are associated with that if we care for people in the community. There is a very good article that Michael Nazir Ali has written in the Times today, which talks about, you know, palliative care and you know, looking at it more from a faith perspective as to, you know, the fact that autonomy is a limited concept. It's not an absolute, and that, you know, ultimately we all are accountable, and life is a gift from God. But you know, but even if you leave aside the faith arguments, there are lots and lots of practical secular reasons not to introduce this legislation, and alternatively to look for care and palliative care in particular. Okay, and let's talk about the past. In 2015, such a bill was presented in the Parliament, it was debated, and the Parliament was of the opinion that this law cannot be implemented safely, so it was rejected. Is the stance changing now, especially with the Prime Minister openly stating that he is in favour of change in the law? Is there such a fear? Well, I think it will certainly be a closer result than it was back in 2015, and clearly this is the first time we've had a Prime Minister who's been personally in favour. All the previous Prime Ministers have either been opposed, or in the case of Rishi Sunak, he was a bit ambivalent and didn't really have a clear view. So this is the first time we have somebody who is personally in favour, and that may swing some of the new Labour MPs, obviously, but you know, we don't expect that this is going to be overwhelmingly supported in the Parliament. We'll have to wait and see what happens on the day. But my feeling is that an awful lot of the new MPs are feeling that they're being rushed into this. They're not happy about it. They don't really know what they think about it yet. They're concerned about safeguarding issues. And we'll have to wait and see how they vote on the day. But my feeling is that this needs to be, we need to step back from the brink here, and we need to give people time to think the issue through, because the more people think the issue through, the less likely they are to support it, because they realise it just isn't safe. And despite all the assurances, you know, the Danish Ethics Council looked into this at the request of the Danish Parliament and came to the conclusion that there wasn't a safe system of euthanasia or assisted suicide anywhere in the world, and that it was impossible to have
a safe system. Okay. There will always be people who will be the victims of this, who shouldn't be being given help to end their life, and it's impossible to stop that from being the case. Okay, so that's why we shouldn't change the law. Now, talking about MP Kim Leadbeater, she said that it's not about taking people's lives, it's about shortening their deaths. What do you think? Well, I think that's just spin and hyperbole, quite frankly. You know, we all are going to die, so you could apply that to everybody, every one of us. You know, I think this is about helping people. What we should be doing is helping people to live the fullest possible life they have until their natural death. That is what good medicine is. And we shouldn't prolong life unnecessarily, but neither should we shorten it unnecessarily or hasten it. And that's what medicine has been about since the time of Hippocrates in 330 BC or so. And to throw that out and introduce a system whereby doctors become essentially state executioners is an absolute disgrace and shocking thing to do. A very dangerous idea indeed. Finally, talking about the public opinion. Now, BBC says that polling in recent years has consistently shown 60 to 75% of the British people support such a law. Is the public opinion also changing in favour of such laws? Well, actually, the public opinion hasn't changed over time. If you look at the opinion polls, it's stayed fairly steady. And what you see is that people, when they're initially asked, will yes express that view, because generally the public in Britain don't want to impose on other people, and they say, well, live and let people do what they want. But once the public start to understand what the complicated issues are with this concept, they then change their mind. So there was a poll back in 2015 which we had conducted, and once 5 arguments were presented to the public, the level of support dropped from 72% to 43%. So what you see is that public opinion is very fluid on this issue. People are not got a fixed view. They haven't really thought about it. Do think about it, they change their mind and oppose it. And even the most recent poll that came out in June this year showed that of those who support it in principle, 56% of them don't think it's possible to do it safely in practice. So even a majority of those who support it actually think it's not safe to do in practice. So there's a difference between people's in principle support and the practicalities of actually implementing it, and that's why public opinion is so fluid on this issue. Okay, thank you, Dr. Gordon. Thank you for giving us your. जी, ये थी बात यूनाइटेड किंगडम की, यूके की, जहाँ पर अब एक कानून सामने आया है कि जिसके अंदर अब जाहिर है डिबेट होनी है, इस कानून ने इम्प्लीमेंट होना है अगर ये कानून पार्लियामेंट से पास हो गया, कि उन लोगों को जो कि बहुत ज़्यादा शदीद बीमार होते हैं, क्या उन्हें अपनी ज़िंदगी लेने की, अपनी जान लेने की इजाज़त दी जाए या नहीं। बहुत सारे ग्रुप ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं कि लोगों को इसकी इजाज़त होनी चाहिए, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि लोगों को इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। बहरहाल एक और मामला है, वो भी एक तरक्की याफ्ता मुल्क का है, और वो तरक्की याफ्ता मुल्क है जी कनाडा। कनाडा में गाड़ियों की चोरी के हवाले से कुछ स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने आए हैं, और वो स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं कि हर 5 मिनट में कनाडा में एक गाड़ी चोरी होती है। जी, ये बात हम किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री की नहीं कर रहे हैं, ये बात हम भारत की या पाकिस्तान की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कनाडा की, जहां पर हर 5 मिनट में एक गाड़ी चोरी होती है। और इस हवाले से अगर स्टैटिस्टिक्स देखें तो साल 2022 में कनाडा में 1,05,000 से ज़ायद गाड़ियाँ चोरी हुई, जो कि औसतन हर 5 मिनट में एक गाड़ी बनती हैं। अब कनाडा में गाड़ियाँ इतनी बड़ी तादाद में चोरी पर इंश्योरेंस ब्यूरो ऑफ कनाडा जो है उसने इसे एक कौमी बहरान करार दे दिया है। यहाँ तक कि कनाडा के जो वफाकी वज़ीर हैं बराए इंसाफ, वो भी नहीं बच पाए, और हुकूमत की तरफ से उन्हें जो गाड़ी मिली थी, टोयोटा हाईलैंडर गाड़ी थी, वो 2 मरतबा चोरी हुई है, वज़ीर की गाड़ी। मज़ीद इस पर हम जानते हैं कनाडा में मौजूद सहाफ़ी अली आफाक हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली, बताइएगा कि ये कनाडा में गाड़ियाँ जो चोरी हो रही हैं वो इतनी ज़्यादा क्यों हो गई हैं? जी अवैस, इंटरपोल की जानिब से जारी करदा फहरिस्त के मुताबिक कनाडा का शुमार उन 10 ममालिक में होता है जहाँ सबसे ज़्यादा गाड़ी हो रही हैं। इस फहरिस्त को देखा जाए तो इसमें 137 ममालिक शामिल हैं, जबकि हैरान कुन बात यह है कि कनाडा ने इसी साल फरवरी में इंटरपोल को अदाद शुमार फराहम करना शुरू किए। साथ साथ आपको ये भी बता दूं, और ये आगाह करना बहुत ज़रूरी है, कि चोरी शुदा गाड़ियों को या तो मुजरमाना सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा रहा है, या कनाडा में ही शहरियों को बेच दिया जाता है, या फिर इनको बैरून मुल्क भेज दिया जाता है जहां इन्हें दोबारा फ़रोख्त किया जा सके।
इंटरपोल का कहना है कि फरवरी से लेकर अब तक दुनिया भर से 1,500 से ज़ायद ऐसी गाड़ियों का सुराग लगाया जा चुका है जो कनाडा से चोरी हुई थी। इसके अलावा हर हफ्ते कनाडा से चोरी होने वाली तकरीबन 200 गाड़ियाँ एक्सपोर्ट की जा रही हैं। इनमें से अक्सर दीगर ममालिक की बंदरगाहों पर मौजूद भी हैं। मुल्क में गाड़ियाँ इतनी बड़ी तादाद में चोरी हो रही हैं कि इंश्योरेंस ब्यूरो ऑफ कनाडा ने इसे कौमी बहरान करार दे दिया है। जी हाँ, इस नेशनल क्राइसिस में इस ब्यूरो के मुताबिक गुज़िश्ता साल इंश्योरेंस कंपनियों को गाड़ियों की चोरी के दावों के एवज़ 1.5 अरब कैनेडियन डॉलर से ज़्यादा की अदायगी करना पड़ी है। ये मसला इतना संगीन हो गया है कि कनाडा की पुलिस को मजबूरन आवाम को आगाही मुहिम भी देना पड़ी है कि वो अपनी गाड़ियों को चोरी होने से कैसे बचाएं, सर्विलेंस कैमरा लगाएं और जो भी इक़दाम आवाम खुद कर सकते हैं वो करें। अगर मुख्तलिफ सूबों को देखें तो ओंटारियो में चोरी के दावों में 16% कमी देखी गई है, जबकि क्यूबेक में 41% कमी हुई है। ताहम नोवा स्कोशिया में गाड़ी चोरी की शरह में 27% इजाफा हुआ है, जो कि सबसे ज़्यादा है। लग्जरी गाड़ियों की बात की जाए तो ये ज़्यादा चोरी हो रही है, ज़्यादा बड़ा टारगेट है और ज़्यादातर गाड़ियाँ गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर भेजी जाती हैं, जहां उन्हें मुजरिमों के ज़रिए बेच दिया जाता है। इन गाड़ियों की फ़रोख्त से हासिल होने वाली रकम गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए माली मदद के तौर पर इस्तेमाल भी होती है। जी बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। अली आफाक हमारे साथ मौजूद थे कनाडा से, और कनाडा में गाड़ी चोरी के वाक़यात के हवाले से बात हो रही थी। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। यह है वर्ल्ड वाइज, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको वर्ल्ड वाइज में खुशामदीद कहते हैं, और अब बात करते हैं कुछ फुटबॉल की दुनिया की। लेकिन फुटबॉल की दुनिया में जो हम बात कर रहे हैं वो खेल के हवाले से नहीं कर रहे, बल्कि खेल पर, फुटबॉल की दुनिया पर इसराइल के असर की कर रहे हैं। और इसी असर की वजह से इसराइल अभी तक फुटबॉल की दुनिया से बैन नहीं किया गया। जी, इस मामले को अब हम डिस्कस करेंगे। फुटबॉल की आलमी गवर्निंग बॉडी फीफा ने इसराइल को खेल से मुअत्तल करने की दरख्वास्त पर फैसला मुअख्खर कर दिया है। फ़लस्तीनी फुटबॉल एसोसिएशन PFA ने मई में इसराइल को फीफा से मुअत्तल करने की तजवीज़ पेश की थी, जिसके बाद फीफा ने जुलाई में अपनी कौंसिल के एक गैर मामूली इजलास में इस मामले पर गौर करने का वादा करते हुए फौरी कानूनी जायज़ा लेने का हुक्म दिया था। और अब फुटबॉल की बैनुल अक़वामी गवर्निंग बॉडी का इजलास हुआ, जिसमें फ़लस्तीन की दरख्वास्त पर सुनाए जाने वाले फैसले को मुअख्खर कर दिया गया है। फीफा के सदर ने एक बयान में कहा कि फीफा काउंसिल ने मुकम्मल जायज़े की बुनियाद पर आज़ाद माहिरीन के मशवरे पर अमल किया है। लेकिन अगर दूसरी जानिब देखा जाए तो फीफा ने यूक्रेन पे हमले के बाद रूस के वर्ल्ड कप 2022 समेत तमाम बैनुल अक़वामी मुकाबलों में शिरकत पर पाबंदी आयद कर दी थी। बैनुल अक़वामी कानून और इंसानी हुकूक में महारत रखने वाली जो कानूनी माहिरीन की एक आज़ाद कानूनी तज्ज़िया है, उसके मुताबिक इसराइल की जानिब से गज़ा में जंग के दौरान फ़ीफ़ा की कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर फ़ुटबॉल से मुताल्लिक किसी भी सरगर्मी पर पाबंदी लगानी चाहिए। एशियन फ़ुटबॉल जो कॉन्फेडरेशन है उसने भी इसराइल के ख़िलाफ़ कार्रवाई की हिमायत की थी, और PFA के जो सदर हैं जिब्राइल अल रजब, उन्होंने कहा था कि फ़ीफ़ा इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और फ़लस्तीन में जारी नस्ल कुशी से लाताल्लुक़ रहने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अब इस अमल से फ़ीफ़ा के गैर जानिबदार होने पर सवाल उठ गया है, क्या अक़वाम मुत्तहिदा की तरह खेलों की फेडरेशन भी आलमी ताकतवर ममालिक की मंशा पर फैसले करती हैं? इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अल्तमश जीवा। अस्सलाम वालेकुम अल्तमश। Walaikum Assalam, Ovais bhai. How are you? Thank you for having me on the program, and Ustad, thank you for raising this topic on your show. मैंने बहुत कम देखा है कि पाकिस्तानी मीडिया पे ये चीज़ जो है उसके सामने लाया गया, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ है स्पोर्ट्स के हवाले से, और एक बहुत अहम टॉपिक है। जी अल्तमश, एज अ मीडिया प्रैक्टिशनर हमारा फ़र्ज़ है कि ये जो टॉपिक्स हैं इनको डिस्कस करते रहें, ताकि दुनिया को पता चले कि कहाँ कहाँ इसराइल का जो असर है और उसका जो तसल्लुत है और उसका जो कब्ज़ा है वो मौजूद है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फ़ीफ़ा कैसे किसी मुल्क को बैन करता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, और इसराइल के केस में क्या हो रहा है? अच्छा ओवैस, बहुत ही सिंपल चीज़ है। हर इदारे के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। फीफा में हम इससे स्टैट्यूट्स कहते हैं कि जो फीफा के स्टैट्यूट जिनसे ये बॉडी जो है वो गवर्न की जाती है, उसको ये फॉलो करते हैं। इनका मेन हेड ऑफिस जो है वो इस वक्त स्विट्ज़रलैंड में ज़्यूरिख के अंदर है। वहाँ से तमाम चीज़ें जो है कार्रवाई की जाती हैं। एंड 3 जो मेन कंट्रीज बैन हो चुकी हैं बेस्ड ऑन वायलेंस एंड अब्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स। सबसे पहले बैन हुई थी साउथ अफ्रीका फॉर देयर अपार्थाइड, दैट वाज 1961, ठीक है। उसके बाद हुआ यूगोस्लाविया। दिस इज जब ये स्टेट्स टूटे और कहा यह गया कि ये बाल्कन स्टेट्स के ऊपर जो है ये जुल्म ढाल रहे हैं, तो इसकी वजह से हम इन पे बैन लगा रहे हैं। तो सबसे पहले ये 2 मुल्क थे जो हमें पता है कि वो हिस्ट्री में बैन हुए हैं फीफा की जानिब से। अब
हमें ये देखना है कि जो फ़लस्तीन का जो ये कॉज है और ये जो बैन की बात की जा रही है, ये क्यों की जा रही है। अक्सर लोगों को लगता है कि ये मामला जो है वो अब स्टार्ट हुआ है और पैलेस्टीनियन फुटबॉल अथॉरिटीज़ जो हैं उन्होंने जो है एक फीफा के सामने दरखास्त सामने रखी कि जी। वायलेशंस की वजह से, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की वजह से इन पे बैन लगाया जाए। बट द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट ये है कि ये केस अब से नहीं, पिछले 2010 से जो है अच्छा। ये फाइल किया गया है पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज की जानिब से फीफा को, और ये केस तब से चल रहा है और तब से इस केस पे कोई रूलिंग नहीं आई है। इट्स जस्ट दैट इस वक्त मई की जो आप रेफरेंस दे रहे हैं, फिर से ये चीज मीडिया में हाईलाइट हुई है और फिर ये बात की जा रही है कि 2 दफा ये केस जो है फीफा ने डिफर कर दिया है। दिस हैज बीन गोइंग ऑन सिंस 2010। ओके। एंड ओवैस, आपको हैरानगी होगी ये बात सुन के कि ये केस सिर्फ वायलेंस के ऊपर नहीं है। जो ये केस बना था वो इस बुनियाद पे बना था कि इजराइल जो है वो एक ऑक्यूपाइंग फोर्स है। इजराइल की जो फुटबॉल टीम है वो उन ग्राउंड्स पर प्रैक्टिस कर रही है जो ऑक्यूपाइड टेरिटरी पे बनाए गए हैं, और ये अच्छा। फीफा स्टैट्यूट्स की खुला खिलाफ वर्जी है कि आप किसी और की जमीन पे जाके नहीं खेल सकते। और ये बात तो यूएन ने भी डिक्लेयर की हुई है कि जो वेस्ट बैंक है, जो गाजा स्ट्रिप है, उसके जी। अलावा जो बाकी इलाके हैं फलस्तीन के, वो फलस्तीन के हैं, वो इसराइल के नहीं है। बट आपको यकीन नहीं होगा कि वहाँ पे इसराइल ने जाके अपने फुटबॉल के क्लब्स और अपने जो है स्टेडियम्स बनाए हैं, वहाँ पे उनकी टीम्स प्रैक्टिस कर रही हैं। इस बेस पे 2010 पे पैलेस्टीनियन फुटबॉल अथॉरिटी ने केस सामने उठाया था फीफा के, और तब से ये केस चल रहा है विदाउट एनी डिसीजन। तो आप खुद देख लेंगे कितने ज्यादा डबल स्टैंडर्ड्स हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के। अच्छा, कि डबल जहाँ पे स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात foreign- करें कि डबल स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात तो फीफा ने इजराइल की टीम को 1948 में ही रिकग्नाइज कर लिया था, लेकिन जो फलस्तीन की फुटबॉल टीम थी उसको रिकग्नाइज नहीं किया गया था, काफ़ी अरसे तक रिकग्नाइज नहीं किया गया। 1998 में गालिबन उसे रिकग्नाइज किया गया। एम आई राइट? इसमें ओवैस बहुत पेचीदगियां हैं इस चीज को लेके, क्योंकि फीफा खुद भी पहले फीफा नहीं था, वो किसी और नाम से ऑर्गेनाइजेशन चल रही थी। तो यहाँ पे बहुत ही एम्बिग्विटी है इस चीज़ को लेके। बट बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जहाँ पे इसराइल को एक बिल्कुल ओपन विंडो दिया जाता है हर चीज़ के लिए, वहाँ पे दूसरे कंट्रीज़ के लिए बहुत ही मुश्किल कर दिया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको रशिया यूक्रेन का एग्जाम्पल दिया, और जो कंट्रीज उसके बाद इंडिपेंडेंट हुई हैं, जिस तरह से उनका प्रोसेस चलता है और जिस तरह से जिस मुल्क की हम इस वक्त बात करें, उनको एक बिल्कुल एक ओपन हैंड दिया गया है। ये सबके साथ सबको देखने के लिए ये चीज़ जो है बिल्कुल क्लियर है। और आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि किस तरह से इसराइल की टीम को फौरन ही रिकग्नाइज कर दिया गया था, और उनके साथ आप जो 48 का हवाला दे रहे हैं, उसके साथ साथ पहले जो थी इसराइल की टीम वो AFC के अंदर खेला करती थी। अच्छा। AFC जैसे फीफा इज द मदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फुटबॉल इन द वर्ल्ड, उसके नीचे आती हैं 6 कन्फेडरेशंस। AFC जो है वो है एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन। इसराइल उसके अंदर था। इसराइल ने अपने आप को भी उससे निकाल के जो है वो UEFA में डाल दिया, जो है यूरोपियन कॉन्फेडरेशन, जिसके अंदर यूरोपियन ममालिक जिसके अंदर खेलते हैं। इधर भी डबल स्टैंडर्ड्स हमें सामने नजर आते हैं। UEFA ने भी रशिया को फौरन बैन कर दिया था। हाँ। ये बड़ा समझने का पॉइंट है। UEFA ने भी इसराइल को बैन नहीं किया। तो इट्स नॉट जस्ट द फीफा, इट्स द एंटायर इकोसिस्टम जो एक मुल्क को बहुत सपोर्ट करता है और बाकियों के लिए उनके पास अलग रूल्स हैं। इजराइल तरह उसे कोई कुछ नहीं कह सकता, चाहे वो हुकूमतें हों, चाहे वो स्पोर्ट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हो। अच्छा, अब अगर इसी की बात की जाए, जैसे जैसे हम कहते हैं कि जी अमेरिका की सियासत में APEC का बहुत बड़ा किरदार है, फंडिंग होती है अमेरिका को, अमेरिका के पॉलिटिशियंस को, तो वो इसराइल के खिलाफ कभी भी कोई लॉ नहीं बनाते। फीफा के केस में इसराइल का असर और रसूख जो है उस पर असर कितना है? वैसे आई थिंक आपने खुद ही ने जवाब दे दिया, प्लस सबके सामने है कि किस तरह से अभी तक जो है, अगर हम ये मामला चल रहा है इन दोनों ममालिक के बीच में कि किसको सपोर्ट की जा रही है और किसको दबाया जा रहा है। अगर आप आके कुछ कह भी दें कि ये गलत हो रहा है, आप पे इल्ज़ाम लगाया जाता है उस मीडिया के जानिब से कि आप एंटी सेमेटिक हैं। हाँ। तो आप खुद देख लें कि जाहिर बात है फीफा भी इसी चीज़ का हिस्सा है। और मैं तो एक और चीज़ लिंक करूँगा, अगर आपको याद हो, आज से 2 साल पहले कतर में वर्ल्ड कप हुआ था। जी हाँ। और आप, क्योंकि आप न्यूज़ के खुद आप न्यूज़ से बिलोंग करते हैं, न्यूज़ इंडस्ट्री से, आपने जो है नोट किया होगा किस तरह से 2022 में वर्ल्ड कप हुआ। हम 2 साल पहले, 3 साल पहले से ही सुन रहे थे कि कतर कितना खराब मुल्क है, उन्होंने कितने वायलेशंस किए ह्यूमन राइट्स के, क्यों कतर को वर्ल्ड कप अवार्ड किया गया, क्या फीफा ने गलत काम कर दिया। ये उनका मीडिया बार बार कहता रहा, जबकि कतर प्रोड्यूस वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड कप्स इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल वर्ल्ड कप। लेकिन ये वही मीडिया है सबके सामने कि किस तरह से फलस्तीनों के ऊपर, मासूम लोगों के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, और एक वर्ड इनके जानिब से नहीं आ रहा कि किस तरह से जो है इजराइल
ह्यूमन राइट्स की खुला खिलाफ वर्जी कर रहा है और उन पर बैन लगना चाहिए। तो आप हर लेवल पे देख लें कि इनको कितना सपोर्ट हासिल है और कितनी बायसनेस है इनके फेवर में। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मैं आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा आपसे, क्योंकि ज़ाहिर है ये हमें पता चल गया, ये हमें नज़र आ गया कि दरख्वास्त दी गई फ़लस्तीन की तरफ से, लेकिन फ़ीफ़ा पहले तो उसको तहकीकात करता रहा, अब वो कहता है कि जी एथिक्स कमेटी को भेज दिया है हमने और ये सारा मामला, लेकिन ये कि जो एक्शन है वो हमें नज़र नहीं आ रहा। लेकिन फाइनली आखिरी सवाल मेरा ये है कि अब इस केस में आपको क्या लगता है कि आगे होगा क्या? वही होगा जो 14 साल से होता आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं होगा। और उसके साथ साथ फीफा ने अपने ऊपर से तो इल्जाम हटा के जो है एक एथिक्स कमेटी, जो इंडिपेंडेंट एथिक्स कमेटी, आप खुद ही देखें उनका क्या होगा, क्योंकि आप भी न्यूज़ के अंदर हैं, मैं भी फुटबॉल और स्पोर्ट्स बहुत टाइम सब कवर कर रहा हूँ। तो एटलीस्ट जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, कहते हैं ना कि हम पास्ट के एक्सपीरियंस को अंडरस्टैंड करके एनालाइज करके आगे की प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अनफॉर्चुनेटली कुछ भी होने वाला है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि देखें फीफा आइसोलेशन में तो काम नहीं करता। बिल्कुल, फीफा भी इसी दुनिया में इस प्लैनेट के ऊपर रह के काम कर रहा है। किसी भी स्पोर्टिंग बॉडी ने आज तक इजराइल को हाथ नहीं लगाया, तो ये क्यों लगाएंगे? बिल्कुल सही बात है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, अल्तमश जीवा हमारे साथ मौजूद थे और फाइनल जुमला इनका बिल्कुल स्पॉट ऑन था कि किसी भी स्पोर्टिंग बॉडी ने आज तक इजराइल को हाथ नहीं लगाया, तो फीफा क्यों इन्हें हाथ लगाएगा। इसका मतलब यह है कि इजराइल चाहे दुनिया में जहाँ चाहे जितना चाहे जुल्म करता रहे, और इस वक्त की सूरत हाल ये है कि उसे रोकने वाला और उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाला कोई नहीं है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।